नमस्ते, मैं प्रभाकर देशमुख। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल ट्रेंड मुद्दा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी दो बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो हर रिटायर्ड कर्मचारी और पेंशन भोगी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो अपनी मेहनत की कमाई के बाद अब पेंशन पर जीवन बसर कर रहे हैं, तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले जानते हैं उस ऐतिहासिक अपडेट के बारे में जो कहता है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 7,500 मासिक होने जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वह दिन दूर नहीं जब पेंशन भोगियों को सिर्फ 1,000 नहीं बल्कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह खबर ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी है और इसे लेकर एक शानदार अपडेट सामने आया है। क्या यह सपना सच होने वाला है? आखिर सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक मजदूर ने अपने जीवन के 40-50 साल जिस कारखाने या दफ्तर में नौकरी की, वहां दिन रात एक किया, परिवार चलाया, बच्चों को पढ़ाया और जब बुढ़ापा आया तो उम्मीद थी कि पेंशन का सहारा होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी देश में लाखों ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें हर माह 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है। बढ़ती महंगाई में सब्जी से लेकर दवाई तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं और 1,000 में किसी बुजुर्ग का गुजारा होना नामुमकिन है। यही कारण है कि पिछले कई सालों से पेंशन भोगी संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर हजारों बुजुर्गों की भीड़ जमा हुई। हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था न्यूनतम पेंशन 7,500। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देने के बड़ी हासिती को बीच करता है लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था बल्कि अस्तित्व की जंग थी। जब एक बुजुर्ग अपनी जवानी के बाद भी ये सोचने को मजबूर है कि अगले महीने दवाई का पैसा कहां से लाएगा, तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि पेंशन बढ़ाने का निर्णय तुरंत संभव नहीं है। उनका तर्क है कि पेंशन फंड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी फंड से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पेंशन का प्रबंध होता है। मंत्रालय के अनुसार यह बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ बुजुर्गों की तत्काल जरूरतें हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों युवा कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा भी आवश्यक है। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि इस देरी की कीमत बुजुर्ग अपनी जान से चुका रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जहां पेंशन की एकमुश्त राशि भी समय पर नहीं आती, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं उस नई उम्मीद की जो ईपीएफओ 3.0 के सुधारों के रूप में दिख रही है। हालांकि सरकार ने अभी 7,500 की पेंशन को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ईपीएफओ सुधारों के तहत एक सकारात्मक संकेत जरूर मिला है। सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि वर्तमान वेतन सीमा जो 15,000 प्रतिमाह है, उसे बढ़ाकर 25,000 किया जाए। यानी जिन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 25,000 तक है, वे अब ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर ये बदलाव लागू होता है तो देश भर में लगभग 6 करोड़ 50 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये वे लोग हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी पेंशन अब तक बहुत कम थी। गणित की दृष्टि से देखें तो इस बदलाव का असर यह होगा कि नियोक्ता की ओर से मिलने वाला मासिक ईपीएस 95 योगदान जो अभी 150 है, वो बढ़कर लगभग 883 हो जाएगा। यानी करीब 66% की वृद्धि स्वाभाविक है कि जब नियोक्ता अधिक योगदान देगा तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी अधिक होगी। यह प्रस्ताव अभी श्रम मंत्रालय की समीक्षा में है और अंतिम मंजूरी का इंतजार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भले ही पहले से रिटायर लोगों को तुरंत राहत ना दे, लेकिन भविष्य में जो लोग रिटायर होंगे उनके लिए यह बहुत फायदेमंद साबित होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में संसद की स्थायी समिति ने बहुत साफ शब्दों में अपनी बात रखी है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि किसी भी बुजुर्ग की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है। समिति ने इसे एक संवेदनशील और तात्कालिक मुद्दा बताया और सरकार से तत्काल समीक्षा करने को कहा। यह पहली बार है जब किसी संसदीय समिति ने इतनी स्पष्टता से इस समस्या को स्वीकार किया है। सोचिए, आज के समय में जब एक साधारण दवा का पैकेट 400 का होता है तो 1,000 में महीने भर की दवाई और राशन एक साथ कैसे मुमकिन है। यहां तक कि कई बुजुर्गों को तो अपने घर का किराया भी उसी पेंशन से देना पड़ता है। इस रिपोर्ट ने पेंशन भोगियों और उनके परिवारों में नई उम्मीद जगाई है। अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इन सिफारिशों पर अमल करे। अगले कुछ महीनों में यह देखना बेहद बड़ा है। दिलचस्प होगा कि सरकार कितनी तेजी और कितनी गंभीरता से इस दिशा में कदम उठाती है। दोस्तों, ईपीएस 95 सुधार का यह मुद्दा केवल एक संख्या या आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस वर्ग के सम्मान की बात है जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। एक बुजुर्ग केवल पैसे नहीं मांग रहा, वह गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी मांग रहा है।
अब दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं जो हर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए कम चिंताजनक नहीं है। यह खबर है महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर से जुड़ी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है कि आखिर लागू होने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। आमतौर पर हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में यह घोषणा कर दी जाती है और शुरुआती 3 महीने का एरियर अप्रैल के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के खाते में आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कर्मचारियों की संस्थाओं ने अब इस मामले को आधिकारिक तौर पर उठाया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर इस देरी पर खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की अनिश्चितता से उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में डर और अविश्वास पैदा होता है जो बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए इस अतिरिक्त राशि पर निर्भर होते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि पिछले कई वर्षों में कभी भी डीए और डीआर की घोषणा में इतनी अधिक देरी नहीं हुई थी। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और उनकी वित्तीय योजनाएं प्रभावित होती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस देरी के पीछे क्या कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यह देरी नीतिगत उलझनों की वजह से ना होकर प्रशासनिक और संरचनात्मक कारणों से हो रही है। सबसे बड़ा कारण यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। सरकार शायद डीए में बदलाव को इस नए वेतन ढांचे के साथ जोड़ना चाहती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद फिटमेंट फैक्टर नए सिरे से तय होगा और इसकी गणना में समय लग सकता है। इसके अलावा महंगाई के नवीनतम आंकड़ों को अंतिम रूप देना, कैबिनेट की मंजूरी लेना और विभिन्न विभागों से आंतरिक स्वीकृतियां हासिल करना एक लंबी प्रक्रिया है। एक और अहम मुद्दा यह है कि जैसे जैसे डीए 60% के करीब पहुंच रहा है, अक्सर यह चर्चा होती है कि कहीं डीए को मूल वेतन में मर्ज ना कर दिया जाए, यानी बेसिक पे के साथ जोड़कर उसे नियमित वेतन का हिस्सा बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों को लंबी अवधि में बहुत फायदा होगा, क्योंकि भविष्य में मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं बढ़े हुए मूल वेतन पर निर्भर होंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए जटिल गणनाओं और नियमों में बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसमें समय लग सकता है। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी समूहों ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि इस मामले में शीघ्र घोषणा की जाए। उनका कहना है कि हर दिन की देरी आम कर्मचारी के लिए एक बोझ बन रही है। महंगाई के दौर में जब दाल, चावल, दूध और सब्जियों के दाम हर हफ्ते बढ़ रहे हैं, ऐसे में डीए की अतिरिक्त राशि किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिन बुजुर्गों के पास कोई और आय का साधन नहीं है, उनके लिए तो डीआर यानी महंगाई राहत ही एकमात्र सहारा होता है। फिलहाल लाखों महंगाई के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री पर टिकी हुई है। कर्मचारी संस्थाओं ने वित्त मंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है ताकि जल्द से जल्द डीए और डीआर के आदेश जारी किए जा सके। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक यह घोषणा हो जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, कर्मचारियों की बेचैनी बनी रहेगी। दोस्तों, इन दोनों खबरों का सार यह है कि भारत में पेंशन व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा में हुई देरी कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। यह भी तय है कि ईपीएफओ के सुधार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने वाले समय में पेंशन ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। जहां तक बात है 7,500 की न्यूनतम पेंशन की, तो संसदीय समिति की रिपोर्ट ने उम्मीद जगाई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन बेअसर रहे हैं। जब हर महीने हजारों बुजुर्ग सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार की नींद हराम होना तय है। दूसरी ओर ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है। यह प्रस्ताव लागू होते ही निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, यहां यह समझना भी जरूरी है कि पेंशन व्यवस्था में किसी भी सुधार का असर तुरंत नहीं दिखता। पेंशन एक लंबी अवधि की योजना है, जिसमें जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, उनके योगदान से आज के बुजुर्गों को पेंशन मिलती है और आज के युवाओं के योगदान से कल के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। इसलिए यह संतुलन बेहद नाजुक होता है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि मौजूदा पेंशन भोगियों को अनदेखा कर दिया जाए। बढ़ती उम्र, बढ़ती बीमारियां और बढ़ता खर्च, ये 3 ऐसे कारक हैं जो हर बुजुर्ग के लिए जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। एक अन्य पहलू यह भी है कि कई पेंशन भोगियों को नियमित रूप से पेंशन बांटने की प्रक्रिया में भी दिक्कतें आती हैं। कोई बैंक ब्रांच बदलने पर पेंशन रुक जाती है, तो कहीं जीवन प्रमाण पत्र ना दे पाने की वजह से पेंशन होल्ड हो जाती है। डिजिटल प्रणाली आने के बाद भी सभी बुजुर्ग डिजिटली सक्षम नहीं है। इसलिए यह भी जरूरी है कि पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ उसकी वितरण प्रणाली को भी सरल और सुलभ बनाया जाए। हमारे इस चैनल ट्रेंड मुद्दा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।